श्रुतिपीडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नमस्कार। आज हम 20 जनवरी 2026 के अखबारों से निकली 3 बड़ी खबरों की गहराई में उतरेंगे। जी। ये तीनों खबरें मतलब ऊपरी तौर पर तो बिल्कुल अलग-अलग दिखती हैं। जी। एक चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी है, दूसरी राजनीति से और तीसरी स्कूलों की फीस से। हाँ, बिल्कुल अलग। लेकिन आज हम इन तीनों को एक ही धागे में पिरोकर देखेंगे। और वो धागा है जब बड़ी-बड़ी संस्थाएं नियम बनाती हैं तो जमीन पर मतलब आम इंसान की जिंदगी पर उसका क्या असर पड़ता है। और ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि आज हम जिन मामलों पर बात करेंगे वो इसी टकराव को दिखाते हैं। टकराव को? हाँ, हम पश्चिम बंगाल की एक वोटर लिस्ट अपडेट प्रक्रिया को देखेंगे जो शायद नेक इरादे से शुरू हुई लेकिन लाखों लोगों के लिए मुसीबत बन गई। फिर हम समझेंगे कि देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी में जब एक नया अध्यक्ष आता है तो कागज पर जो पीढ़ीगत बदलाव की उम्मीदें होती हैं वो जमीनी चुनौतियों से कैसे टकराती हैं। और आखिरी और अंत में दिल्ली में स्कूल फीस को नियंत्रित करने वाले एक कानून पर बात करेंगे जहां सुप्रीम कोर्ट को ही कहना पड़ा कि आपका इरादा तो अच्छा है पर इसे लागू करने का तरीका व्यावहारिक नहीं है। तो चलिए इसी फासले को समझने की शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। चुनाव आयोग वहां मतदाता सूची का एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चला रहा था। जी। सुनने में तो एक रूटीन सरकारी काम लगता है ना? हाँ बिल्कुल, एक सामान्य प्रक्रिया। पर ये एक बहुत बड़े संकट में बदल गया। इतना बड़ा कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। तो हुआ क्या असल में? हुआ ये कि करीब 1,36,00,000 लोगों को नोटिस भेज दिए गए। 1,36,00,000? हाँ, ये राज्य की आबादी का लगभग 20% है और इन सभी से कहा गया कि वे अपनी पहचान से जुड़ी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगतियों को आकर स्पष्ट करें। और ये तार्किक विसंगतियां शब्द ही अपने आप में समस्या की जड़ है। मतलब ये एक ऐसा शब्द है जो शायद किसी दफ्तर में बैठे अधिकारी के लिए तो ठीक हो लेकिन आम इंसान के जीवन की हकीकत से बहुत दूर है। बिल्कुल। तो ये थी क्या विसंगतियां? सूत्रों के मुताबिक इनमें ऐसी चीजें शामिल थीं जैसे किसी परिवार में 6 से ज्यादा बच्चे होना। अच्छा। या फिर माता पिता और बच्चे की उम्र में सिर्फ 15 साल का फासला होना। या दादा दादी और पोते पोती की उम्र में 40 साल से कम का अंतर होना। एक मिनट, क्या सच में माता पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल का अंतर इसको एक तार्किक विसंगति माना गया? जी बिल्कुल। इसी बात पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को फटकार लगाई। जस्टिस जॉय माल्या बागची की टिप्पणी बहुत सीधी थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पूछा, क्या हम ऐसे देश में नहीं रहते जहां आज भी बाल विवाह होते हैं? ये तर्क के खिलाफ कैसे हो सकता है? उन्होंने साफ साफ कहा कि जरा देखिए इस प्रक्रिया से आम लोगों को कितना तनाव और कितनी परेशानी हो रही है। और ये तनाव सिर्फ कुछ हजार लोगों तक सीमित नहीं था। जब आप 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजते हैं तो आप पूरे राज्य के सामाजिक ताने बाने पर एक जबरदस्त दबाव डाल देते हैं। सही बात है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही व्यवहारिक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ नोटिस भेजना काफी नहीं है। तो क्या करने को कहा? उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम इस श्रेणी में हैं, उनकी सूची सार्वजनिक जगहों पर लगाइए, गांव में पंचायत भवनों पर, शहरों में वार्ड दफ्तरों में, ताकि लोगों को पता चले। हाँ, और लोगों को अपनी सफाई देने या दस्तावेज जमा करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया। ये एक तरह से अदालत का ये कहने का तरीका था कि आप अपनी प्रक्रिया को लोगों के लिए आसान बनाइए, मुश्किल नहीं। लेकिन इस मामले में जो उदाहरण सामने आए हैं वो तो अविश्वसनीय है। एक 90 साल की नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को उम्र में गड़बड़ी का नोटिस भेज दिया गया। मतलब जिस व्यक्ति की पहचान पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता उसे भी सिस्टम ने अपनी जांच के दायरे में ले लिया। और ये अकेला उदाहरण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोलकाता के एक पूर्व पुलिस कमिश्नर को नोटिस मिला। सोचिए, एक व्यक्ति जो खुद जीवन भर ऐसी प्रक्रियाओं का हिस्सा रहा हो उसे ही अपनी पहचान साबित करने के लिए बुलाया जा रहा है। और वो सन्यासियों वाला मामला तो और भी अजीब है। हाँ, रामकृष्ण मठ और मिशन के सन्यासियों का। उन्हें इसलिए सुनवाई के लिए बुलाया गया क्योंकि उनके दस्तावेजों में अभिभावक के तौर पर उनके गुरुओं का नाम था, न कि उनके जैविक माता पिता का। ये तो एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक कठोर एल्गोरिदम या नियम हमारी सामाजिक सच्चाइयों से टकराता है। बिल्कुल। एक कंप्यूटर प्रोग्राम ये नहीं समझ सकता कि सन्यास परंपरा में गुरु ही माता पिता का स्थान ले लेता है। तो असल समस्या तकनीक में नहीं है, नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल के तरीके में है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एक संपादकीय इसी बात की ओर इशारा करता है।
चुनाव आयोग के पास ECINET नाम का एक बहुत शक्तिशाली डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये डेटा एंट्री, वेरिफिकेशन, ऑडिट सब कुछ कर सकता है। लेकिन इस क्षमता के बावजूद पूरी प्रक्रिया को पुराने ढर्रे पे चलाया गया। कागजी फॉर्म, समन और व्यक्तिगत सुनवाई। मतलब अगर इसी यूनिट का सही इस्तेमाल होता तो शायद ये तार्किक विसंगतियां सिस्टम के अंदर ही सुलझ जाती हैं। बिल्कुल, और आम नागरिक को परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इस पूरी प्रक्रिया में एक और बहुत बड़ी खामी है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। कौन सी? जिन असली मतदाताओं के नाम गलती से लिस्ट से कट गए, उन्हें अपना नाम वापस जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरने को कहा जा रहा है। अच्छा, ये तो वो फॉर्म है जो पहली बार वोटर बनने वाले भरते हैं। हाँ। और यहीं पर पूरा मामला उलझ जाता है। कैसे? इस फॉर्म में एक घोषणा होती है कि मेरा नाम भारत में किसी भी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल नहीं है। ओह, तो एक पुराना वोटर जिसका नाम सिस्टम की गलती से कटा है, अगर वो ये फॉर्म भरता है तो वो तकनीकी रूप से एक झूठी घोषणा कर रहा है। यानी गलती करे सिस्टम और भुगते आम नागरिक, सारी कानूनी जिम्मेदारी नागरिक पर डाल दी गई। ये तो संस्थागत विफलता को नागरिक की सजा में बदलने जैसा है। बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं कि जब एक राजनीतिक संस्था के अंदर ही एक बड़ा बदलाव होता है, तब किस तरह की जमीनी चुनौतियां सामने आती हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की। जी, 45 इयर्स ही नितिन नवीन, जो बिहार से 5 बार के विधायक हैं, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। वो इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे, तो उनका चुना जाना तय है। उनके आने को एक पीढ़ीगत बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। हाँ, उन्हें पार्टी के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक माना जा रहा है। पीढ़ीगत बदलाव, ये शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक युवा अध्यक्ष के लिए, खासकर ऐसी पार्टी में जो सत्ता में है और जिसके पास कई वरिष्ठ नेता हैं, चुनौतियां क्या होती हैं? चुनौतियां दोहरी हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी चुनौती तो शायद चुनाव है। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, ये वो राज्य है जहां बीजेपी पारंपरिक रूप से उतनी मजबूत नहीं रही है। इन राज्यों में पार्टी की मशीनरी को चलाना उनकी पहली बड़ी परीक्षा होगी। बाहरी चुनौतियां तो साफ दिख रही हैं, लेकिन मुझे लगता है असली परीक्षा तो पार्टी के अंदर ही होगी। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। यही उनकी सबसे बड़ी और सबसे जटिल आंतरिक चुनौती है। तो क्या है वो आंतरिक चुनौतियां? इसे भी हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहली चुनौती है टीम बनाने की। उन्हें अपनी टीम में युवा जोश और पुराने अनुभव के बीच एक महीन संतुलन साधना होगा। मतलब युवा और अनुभवी नेताओं के बीच? जी, वे ऐसे पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं जिसका ढांचा पुरानी पीढ़ी ने बनाया है, लेकिन जिसका वोटर बेस लगातार युवा हो रहा है। इस संतुलन को बनाने में ही उनके नेतृत्व क्षमता की असली परख होगी। और दूसरी आंतरिक चुनौती? दूसरी चुनौती और भी ज्यादा सूक्ष्म है। ये हर उस पार्टी अध्यक्ष के सामने आती है जिसकी पार्टी केंद्र में मजबूती से सत्ता में हो। वो कैसे? होता यह है कि जब सरकार बहुत शक्तिशाली और लोकप्रिय होती है तो सत्ता का केंद्र सरकार बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ऐसे में पार्टी संगठन का काम सिर्फ सरकार की नीतियों का प्रचार करना और चुनाव जीतना रह जाता है। अच्छा, मतलब संगठन की अपनी जो स्वतंत्र पहचान है वो कहीं खो जाती है, वो सिर्फ सरकार की एक शाखा जैसा लगने लगता है। बिल्कुल। नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे संगठन को सिर्फ एक चुनावी मशीन से ज्यादा कुछ बनाए रखें। क्या वे संगठन को एक ऐसा मंच बना पाएंगे जहां नई नीतियां बने, नए विचार पनपे? या फिर संगठन सिर्फ सरकार के फैसलों पर मोहर लगाने वाला एक रबर स्टैम्प बनकर रह जाएगा? सही कहा। एक मजबूत सरकार के साये में संगठन को ऊर्जावान और प्रासंगिक बनाए रखना ही उनके कार्यकाल की सफलता या विफलता तय करेगा। तो यहाँ भी वही बात है, कागज पर एक युवा अध्यक्ष का आना एक बड़ा बदलाव है, लेकिन जमीनी हकीकत में उन्हें पार्टी के स्थापित ढांचे और सरकार के विशाल कद के बीच अपनी जगह बनानी होगी। जी, चलिए अब अपनी तीसरी और आखिरी खबर पर चलते हैं, जो फिर से एक अच्छे इरादे वाले नियम और उसकी जमीनी मुश्किलों के बीच के टकराव को दिखाती है। ये मामला दिल्ली के निजी स्कूलों की फीस से जुड़ा है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के एक नए कानून को लागू करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कानून के इरादे पर नहीं, लागू करने के तरीके पर। बिल्कुल। अदालत की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हम इस कानून के इरादे के पूरी तरह से पक्ष में हैं, लेकिन इसे लागू करने का आपका मौजूदा तरीका अव्यवहारिक है। तो ये कानून कहता क्या है जिसे लेकर इतना विवाद है? कानून एक 2 स्तरीय न्यायालयिक ढांचा बनाता है। इसके तहत कोई भी निजी स्कूल अपनी फीस तब तक नहीं बढ़ा सकता
जब तक उसे मंजूरी न मिल जाए। और ये मंजूरी कौन देगा? इसके लिए हर स्कूल में एक स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी यानी SLFRC बनाने का प्रावधान है। अच्छा, और इस कमेटी में कौन कौन होगा? इसमें स्कूल मैनेजमेंट के लोग, प्रिंसिपल, 3 शिक्षक, 5 अभिभावक और शिक्षा निदेशालय का 1 सदस्य होगा। मतलब फीस बढ़ाने का फैसला सिर्फ मैनेजमेंट नहीं बल्कि ये मिलीजुली कमेटी करेगी। सतह पर तो ये माता पिता के हक में एक बहुत अच्छा कदम लगता है। इससे पारदर्शिता आएगी, है ना? हाँ, इरादा तो यही है। लेकिन निजी स्कूलों का तर्क क्या है? जरूर उनकी अपनी कुछ चिंताएं होंगी। उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में 2 मुख्य दलीलें दी। पहली, ये कानून स्कूल प्रबंधन के स्वायत्त कामकाज के अधिकार को खत्म कर देता है। उनका कहना है कि स्कूल चलाने की लागत, शिक्षकों की तनख्वाह, ये सब तय करना मैनेजमेंट का काम है। हर फैसले के लिए एक कमेटी पर निर्भर रहना स्कूल के विकास को रोक देगा। और उनकी दूसरी दलील क्या थी? दूसरी दलील प्रक्रिया से जुड़ी थी। उन्होंने कहा कि सरकार इस कानून को पूर्वव्यापी यानी रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करने की कोशिश कर रही है। मतलब कानून खुद दिसंबर में लागू हुआ, लेकिन सरकार चाहती है कि अकादमिक वर्ष 2025, जो कि पहले ही शुरू हो चुका है, उसकी फीस भी इसी कानून के तहत तय हो। ये तो कानूनी रूप से सही नहीं लगता। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट भी इसी व्यावहारिक पहलू पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अदालत कानून के उद्देश्य पर सवाल नहीं उठा रही है, वो उसे लागू करने के तरीके पर सवाल उठा रही है। सोचने वाली बात है। दिल्ली के हजारों निजी स्कूलों में से हर एक में ऐसी कमेटी बनाना, उसकी बैठकें करवाना, ये तो एक बहुत बड़ा काम होगा। हाँ, और अदालत इसी अव्यावहारिकता की ओर इशारा कर रही है। ये मामला सार्वजनिक कल्याण के इरादे और उसे जमीन पर उतारने की प्रशासनिक चुनौतियों के बीच के क्लासिक टकराव को दिखाता है। हम बात करेंगे भारत की कूटनीति की। बिल्कुल। एक तरफ खाड़ी में एक दोस्त के साथ दोस्ती की नई ऊंचाइयां हैं, और दूसरी तरफ यूरोप में एक पुराने दोस्त के साथ कुछ तीखी नोकझोंक भी। हाँ, और एक और डॉलर के दबदबे को चुनौती देने की एक बड़ी तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर गणतंत्र दिवस पर एक ऐसी मेहमान नवाजी हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई। ये चारों घटनाएं मिलकर भारत की विदेश नीति की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर बनाती हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। और ये सभी विषय यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए इस गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं भारत और यूएई के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों से। लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच हो रहा है। ये टाइमिंग मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है। टाइमिंग वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। जैसे कि एक तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। ऐसे में भारत का यूएई के साथ ये कदम एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट है। अच्छा, लेकिन सोर्सेज ये भी साफ करते हैं कि ये किसी एक घटना की प्रतिक्रिया या रिएक्शन नहीं है। तो फिर क्या है? ये भारत और यूएई के बीच जो डिफेंस कोऑपरेशन काफी समय से चल रहा है, उसी की अगली स्वाभाविक कड़ी है। एक नेचुरल एवोल्यूशन कह सकते हैं। इसका मकसद भविष्य के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की नींव रखना है। लेकिन क्या हम इस टाइमिंग को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकते हैं? मतलब ठीक जब पाकिस्तान और सऊदी अरब करीब आ रहे हैं तभी ये समझौता हुआ। क्या ये वाकई सिर्फ एक संयोग है या एक सोचा समझा कूटनीतिक दांव? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कूटनीति में संयोग बहुत कम होते हैं। इसे एक प्रोएक्टिव मूव कहना ज्यादा सही होगा। भारत ये संदेश दे रहा है कि गल्फ रीजन के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में वो एक की प्लेयर है और अपने हितों की रक्षा के लिए वो अपने भागीदारों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। राइट। तो ये सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इस दौरे पर हुए दूसरे समझौते इसे और भी गहरा स्ट्रेटेजिक डायमेंशन देते हैं। जैसे कि आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में हुए समझौते। एग्जैक्टली। ट्रेड को ही देखिए, दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। $200 बिलियन? हाँ, यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि भारत अब खाड़ी देशों के लिए सिर्फ तेल का खरीदार या लेबर सप्लाई करने वाला देश नहीं, बल्कि एक बराबर का आर्थिक भागीदार बन रहा है। और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़ा सौदा हुआ है। HPCL और एडेनॉक के बीच LNG डील। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर बहुत निर्भर है। एडेनॉक से 10 साल के लिए 5 MMTPA LNG की ये डील हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करती है। तो ये दिखाता है कि रिश्ते अब लॉन्ग टर्म और स्ट्रैटेजिक है। बिल्कुल। रक्षा और ऊर्जा, ये दोनों किसी भी देश की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए सबसे जरूरी पिलर्स होते हैं।
रक्षा और ऊर्जा तो समझ आता है, लेकिन स्पेस? सूत्रों के मुताबिक इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर और यूएई की स्पेस एजेंसी के बीच भी एक समझौता हुआ है। यूएई जैसी स्पेस में एक उभरती हुई ताकत के साथ भारत क्यों साझेदारी कर रहा है? इसमें भारत का क्या फायदा है? ये भविष्य की तैयारी है। स्पेस अब डिप्लोमेसी का एक नया फ्रंटियर है। यूएई स्पेस सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके पास एम्बिशन और कैपिटल दोनों हैं। और भारत के पास अनुभव। एग्जैक्टली। भारत के पास डेकेड्स का एक्सपीरियंस और लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है। ये एक परफेक्ट सिनर्जी है। इस कोलैबोरेशन से भारत को कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और खाड़ी में एक टेक्नोलॉजी पार्टनर भी मिलेगा। यूपीएससी के नजरिए से ये टॉपिक बहुत कॉम्प्रहेंसिव है। बहुत ज्यादा। जीएस पेपर 2 में बायलैटरल एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया पर कोई सवाल आता है तो इंडिया यूएई पार्टनरशिप एक मॉडल आंसर है। इसमें आप डिफेंस, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमी और स्पेस टेक्नोलॉजी, इन चारों डायमेंशंस को कवर कर सकते हैं। अच्छा, तो जहां यूएई के साथ भारत के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर हैं, वहीं यूरोप में हमारे एक पुराने दोस्त पोलैंड के साथ हाल ही में कुछ तनाव देखने को मिला है। हाँ, ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ भी स्थायी नहीं होता। नई दिल्ली में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच जो सार्वजनिक बयानबाजी हुई, वो काफी असामान्य थी। वहां असल में हुआ क्या? ये वाकई में एक रेयर पब्लिक डिसएग्रीमेंट था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पोलैंड के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई, जिसे दोनों पक्षों ने बाद में फ्रैंक यानी स्पष्टवादी बताया। और डिप्लोमेसी में फ्रैंक का मतलब अक्सर डिफिकल्ट होता है ना? बिल्कुल। तो हुआ ये कि दोनों ने एक दूसरे के पड़ोसियों को लेकर अपनी अपनी चिंताएं जाहिर की। कैसे? श्री जयशंकर ने पोलैंड के पाकिस्तान के साथ हालिया रक्षा संबंधों पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत उम्मीद करता है कि उसके दोस्त पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों की मदद नहीं करेंगे। बहुत सीधी बात है ये तो। हाँ, और इसके अलावा उन्होंने रूस से भारत के तेल आयात पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को सिलेक्टिव टारगेटिंग बताया। मतलब ये कि यूरोप सिर्फ भारत जैसे कुछ देशों को ही निशाना बना रहा है, जो कि नाइंसाफी है। और पोलैंड का जवाब क्या था? श्री सिकोर्स्की ने आतंकवाद पर भारत की चिंताओं से तो सहमति जताई, लेकिन उन्होंने भी पलटकर अपनी चिंता सामने रख दी। अच्छा। उन्होंने रूस और बेलारूस में हुए ज़ापाड 2025 सैन्य अभ्यास में भारत की पर्यवेक्षक के तौर पर भागीदारी को थ्रेटनिंग यानी धमकी भरा बताया। उनके लिए रूस एक सीधा खतरा है। तो ये तो एक तरह से टिट फॉर टैट जैसा हो गया। आप हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर सावधान रहें, तो हम आपके पड़ोसी रूस को लेकर संवेदनशील रहेंगे। सही कहा। बेसिकली अ केस ऑफ यू माइंड योर बैकयार्ड, विल माइंड आवर्स। तो इसका मतलब क्या ये है कि भारत और पोलैंड के संबंध खराब हो रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। इसे एक मैच्योर रिलेशनशिप का संकेत भी माना जा सकता है। इंटरेस्टिंग। कैसे? जहां दोनों देश असहमत होने पर भी सहमत हो सकते हैं। वो अपनी समस्याओं को खुले तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। यूपीएससी के लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। जीएस पेपर 2 के लिए? हाँ, जीएस पेपर 2 में इंडियाज रिलेशंस विद यूरोपियन कंट्रीज पर ये उदाहरण दिखाता है कि कूटनीति में नेशनल इंटरेस्ट्स को बैलेंस करना कितना कॉम्प्लेक्स होता है और कैसे भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन कर रहा है। ये जो रूस का जिक्र आया, इसी से जुड़ा हुआ है हमारा अगला टॉपिक। बिल्कुल। ब्रिक्स। बिल्कुल। आरबीआई ने सरकार को ब्रिक्स देशों की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी सीवीडीसीज को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, बट दिस साउंड्स मैसिव। ये मैसिव है भी। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ओके। सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये आपके देश की ऑफिशियल करेंसी का डिजिटल रूप है, जैसे भारत का डिजिटल रुपए या ई-रूपी, जिसे सीधे आरबीआई जारी करता है। ये क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग है। ठीक है, सीबीडीसी समझ आ गया, लेकिन इन्हें जोड़ने या लिंक करने का क्या मतलब है? लिंक करने का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे एक ब्रिक्स देश का नागरिक, मान लीजिए भारत का, अपनी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करके दूसरे ब्रिक्स देश में, जैसे ब्राजील में, तुरंत और बहुत कम लागत पर पेमेंट कर सके। मतलब डॉलर को बाईपास करके। एग्जैक्टली। अभी आपको डॉलर के जरिए पेमेंट करना पड़ता है, जिसमें बैंक शामिल होते हैं, समय लगता है, फीस भी कटती है। इस नए सिस्टम में आप सीधे डिजिटल रुपए से पेमेंट कर पाएंगे, जो वहां इंस्टेंटली कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसका असली सवाल तो जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा है। क्या ये अमेरिकी डॉलर के साम्राज्य को एक सीधी चुनौती है? इज दिस द बिगिनिंग ऑफ अ सीरियस डी-डॉलराइजेशन एफर्ट? हाँ, यही इस प्रस्ताव का सबसे दिलचस्प और विवादास्पद पहलू है। ऑफिशियली सोर्स के मुताबिक आरबीआई ने कहा है कि उसका उद्देश्य
डी-डॉलराइजेशन को बढ़ावा देना नहीं है। लेकिन इसकी जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस तो हैं। बिल्कुल हैं, और उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज दुनिया का ज्यादातर ट्रेड डॉलर में होता है और अमेरिका इस दबदबे का इस्तेमाल जियोपॉलिटिकल हथियार के तौर पर करता है। ब्रिक्स देश, जिनमें रूस और चीन भी शामिल हैं, इस डॉलर डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। ये सीबीडीसी लिंकेज उसी दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। पर एक मिनट, क्या सभी ब्रिक्स देशों के पास अपनी सीबीडीसी लॉन्च करने के लिए तैयार हैं? मुझे लगा था कि ये सब अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, एंड दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक किसी भी मुख्य ब्रिक्स सदस्य ने अपनी डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से लॉन्च नहीं की है। अच्छा। चीन का डिजिटल युआन सबसे एडवांस है, लेकिन वो भी अभी पायलट प्रोजेक्ट ही चला रहा है। भारत का डिजिटल रुपया भी पायलट फेज में है। तो ये प्रस्ताव भविष्य की तैयारी है? बिल्कुल। भारत 2026 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एजेंडे में से शामिल करवाना चाहता है। ये एक तरह का ग्राउंड वर्क है, और जाहिर है ये पहल अमेरिका को परेशान करेगी। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक तो गोल्ड माइन है। एब्सोल्युटली। ये एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है। जीएस पेपर 2 में ब्रिक्स के बदलते रोल को दिखाने के लिए, जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सीबीडीसी पर, और इंडियन इकोनॉमी में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम्स पर सवाल आ सकता है। तो एक तरफ भारत ब्रिक्स जैसे वैकल्पिक मंचों को मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो स्थापित शक्तियों के साथ भी पहले से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ रहा है। और इसी का सबसे बड़ा सबूत है हमारा चौथा टॉपिक। इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि ये अभूतपूर्व है। यह एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक और स्ट्रैटेजिक कदम है। किसी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष की बजाय पूरे यूरोपियन संघ यानी ईयू के संस्थागत नेतृत्व को मुख्य अतिथि बनाया गया है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये भारत की डिप्लोमेसी में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। एक राष्ट्राध्यक्ष को बुलाना एक देश के साथ दोस्ती का प्रतीक है, लेकिन पूरे यूरोपियन लीडरशिप को बुलाना ये दिखाता है कि भारत अब यूरोप को एक सिंगल स्ट्रैटेजिक एंटिटी के तौर पर देख रहा है। और इसका सबसे सीधा संकेत क्या है? सबसे सीधा और तात्कालिक संकेत तो यही है कि भारत लंबे समय से अटके हुए इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है। सोर्स में एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, डिप्लोमैटिक वाइट स्पेसेस। ये क्या है? मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत फैसिनेटिंग लगा। हाँ, ये एक शानदार कॉन्सेप्ट है और भारत की नई विदेश नीति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इन वाइट स्पेसेस को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये दुनिया की कूटनीति का नो मैन्स लैंड हो। नो मैन्स लैंड? हाँ, ये ऐसे मुद्दे हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, सप्लाई चेन, एआई के नियम, जहाँ कोई भी एक बड़ी शक्ति, चाहे वो अमेरिका हो या चीन, अकेले नियम नहीं बना सकती। अच्छा। इन खाली जगहों में नियम बनाने के लिए सहयोग की जरूरत होती है। भारत का मानना है कि वो ईयू जैसे लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ मिलकर इन वाइट स्पेसेस में वैश्विक नियम बना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कदम चीन पर अपनी निर्भरता कम करने, माने डी रिस्किंग, और अमेरिकी व्यापार दबाव के खिलाफ खुद को सुरक्षित करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल। ये मल्टी अलाइनमेंट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। एक तरफ आप ब्रिक्स के साथ हैं, दूसरी तरफ आप क्वाड में हैं, और साथ ही आप ईयू के साथ अपने संबंधों को एक नए स्ट्रेटेजिक लेवल पर ले जा रहे हैं। एग्जैक्टली। ईयू दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल मार्केट है। उसके साथ एफटीए होने से हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और चीन पर हमारी सप्लाई चेन की निर्भरता कम होगी। सोर्स में एक और पावरफुल लाइन है कि अब सफलता सबसे बड़ी मेज पर नहीं, बल्कि छोटी मेजों पर मिलती है, जहां असल में काम होता है। और यही इस पूरी डिस्कशन का सार है। द एरा ऑफ ग्रैंड मल्टीलैटरलिज्म इज फेसिंग चैलेंजेस। संयुक्त राष्ट्र जैसी बड़ी संस्थाएं जियोपॉलिटिकल राइवलरीज की वजह से अक्सर पैरालाइज्ड हो जाती हैं। ऐसे में G20, क्वाड, ब्रिक्स और अब इंडिया ईयू जैसे छोटे, ज्यादा फ्लेक्सिबल समूह ज्यादा प्रभावी हो रहे हैं। 2026 में भारत का फायदा इन्हीं छोटी मेजों को सही ढंग से चुनने और उन्हें सफल बनाने में होगा। तो आज की हमारी चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि 2026 में भारत की विदेश नीति एक साथ कई शतरंज की बिसातों पर खेली जा रही है। बिल्कुल। खाड़ी में यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यूरोप में पोलैंड के साथ दो टूक बातचीत, ब्रिक्स के जरिए एक नई आर्थिक व्यवस्था की नींव रखना और ईयू के साथ एक ब्लॉक के रूप में जुड़ना। इन सभी घटनाओं का मूल सार ये है कि भारत एक बहुध्रुवीय दुनिया यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपने लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत कर रहा है। आज हम भारत की कहानी के दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए पहलुओं पर बात करेंगे। एक तरफ हैं बड़े अफसर,
अ स्टोरी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और दूसरी तरफ हैं कुछ गंभीर चुनौतियां, द ऑब्स्टिकल्स इन आवर पाथ। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इसी तस्वीर को दिखाते हैं। एक तरफ आईएमएफ भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर बेहद ऑप्टिमिस्टिक है और हमारे छोटे उद्योग मतलब एमएसएमईज को लोन देने में एक डिजिटल क्रांति आ रही है। ये हैं अवसर। और दूसरी तरफ देश की राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के मोर्चे पर हम कह सकते हैं कि बुरी तरह फेल हो रहे हैं। और साथ ही हमारे पड़ोस में चीन की आबादी का संकट गहरा रहा है, जो हमारे लिए एक सबक भी है और एक मौका भी। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन है इन अवसरों और चुनौतियों को एक साथ समझना। लेट्स अनपैक दिस। देखते हैं कि इन चारों खबरों के बीच क्या कनेक्शन है और यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से इनके गहरे मायने क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं उस खबर से जो हेडलाइंस में है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर सीधा 7.3% कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा जंप है, खासकर तब जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं स्ट्रगल कर रही हैं। बिल्कुल। और ये आंकड़ा अपने आप में कहानी कहता है। यूपीएससी जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं कि अनुमान बढ़ा है, बल्कि ये समझना ज़रूरी है कि क्यों बढ़ा है। आईएमएफ के मुताबिक इसका मुख्य कारण है रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड, मतलब हमारे देश की भीतर की मजबूत मांग और प्राइवेट कंजम्पशन। साथ ही साल के तीसरे और चौथे क्वार्टर में जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला, उसने भी इस ऑप्टिमिज्म को फ्यूल किया है। अच्छा, यहाँ मुझे एक सवाल सूझ रहा है। जब हम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की बात करते हैं तो अक्सर ये साइक्लिकल होता है, मतलब कुछ समय के लिए तेजी आती है और फिर धीमी हो जाती है। आईएमएफ ने भी कहा है कि अगले 2 सालों में ग्रोथ शायद 6.4% पर आ जाएगी। तो क्या ये ग्रोथ टिकाऊ है? इज दिस ग्रोथ सस्टेनेबल? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। देखिए, आईएमएफ का मानना है कि कुछ टेम्परेरी फैक्टर्स हैं, जैसे कि सरकारी खर्च में बढ़ोतरी और कुछ पेंट अप डिमांड, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, जिससे ग्रोथ थोड़ी मॉडरेट होगी। लेकिन जो फंडामेंटल बात है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रेजिलियंस यानी मजबूती। हमारी अर्थव्यवस्था अब पहले से कई ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। हम सिर्फ खेती या मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर नहीं है, हमारा सर्विसेज सेक्टर बहुत मजबूत है और यही हमें बाहरी झटकों, ग्लोबल शॉक्स से बचाता है। तो एक एस्पिरेंट को इसे कैसे देखना चाहिए? क्या इसे सिर्फ एक पॉजिटिव डेटा पॉइंट की तरह इस्तेमाल करें? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। मेंस में उत्तर लिखते समय ये भारत की इकोनॉमिक रेजिलियंस का एक प्राइम एग्जाम्पल है। आप तर्क दे सकते हैं कि कैसे भारत की लार्ज डोमेस्टिक मार्केट उसे ग्लोबल स्लोडाउन के बीच भी एक ब्राइट स्पॉट बनाए हुए है। प्रीलिम्स के लिए आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आरबीआई के ग्रोथ प्रोजेक्शंस के बीच का अंतर और उनके कारण पूछे जा सकते हैं। लेकिन असली इंसाइट ये समझना है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी अब इंटरनल ड्राइवर्स पर ज्यादा निर्भर कर रही है। समझ गया। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तो अच्छी खबर है, जो एक बड़ा अवसर है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। अक्सर इस तेज इकोनॉमिक ग्रोथ की एक कीमत हमें पर्यावरण के मोर्चे पर चुकानी पड़ती है और हमारे अगले सोर्सेस इसी चुनौती की तरफ इशारा कर रहे हैं। सही पकड़ा आपने। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज यानी CAQM की रिपोर्ट एक वेकअप कॉल है। CAQM, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब संसद के कानून से बनी संस्था, उसने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों को प्रदूषण नियंत्रण में सीरियस डेफिशिएंसीज और वाइड गैप्स के लिए फटकार लगाई है। ये शब्द मतलब बहुत कड़े हैं। और रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं वो तो हैरान करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि नियम कानून तो सब कागज पर हैं, पर जमीन पर कुछ और ही हो रहा है। बिल्कुल। यहीं पर जीएस पेपर 3 का एनवायरनमेंट और जीएस पेपर 2 का गवर्नेंस का पहलू जुड़ जाता है। रिपोर्ट बताती है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के सबसे क्रिटिकल स्टेजेस, स्टेज 3 और 4 को लागू करने में भारी कोताही बरती गई। ये वो स्टेजेस हैं जब प्रदूषण खतरनाक स्तर पर होता है और इमरजेंसी मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर बैन। और इन इमरजेंसी मेजर्स का पालन कितना हुआ? सोर्स बताता है कि बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स के फिजिकल इंस्पेक्शन के लक्ष्य में दिल्ली 87% और हरियाणा 99.6% तक पीछे रहा। मतलब जहां 100 छापे मारने थे, वहां हरियाणा ने एक भी नहीं मारा। इट्स एन ऑलमोस्ट टोटल फेलियर ऑफ एनफोर्समेंट। एग्जैक्टली। और यही इस मुद्दे का कोर है, द इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट। हमारे पास नीतियां हैं, संस्थाएं हैं जैसे CAQM, एक्शन प्लान है जैसे GRAP,
लेकिन जब उन्हें लागू करने की बारी आती है तो प्रवर्तन एजेंसीज, इन्फोर्समेंट एजेंसीज नाकाम रहती हैं। मेंस की परीक्षा में जब गवर्नेंस फेलियर्स पर सवाल आता है तो ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। ये दिखाता है कि सिर्फ नीतियां बनाना काफी नहीं, पॉलिटिकल विल, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी और जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग की सख्त जरूरत है। ये तो सीधे सीधे गवर्नेंस से जुड़ा मामला है। हमने अभी अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, लेकिन यहाँ तो नागरिकों के लिए ईज ऑफ ब्रीदिंग ही मुश्किल लग रहा है। ये एक अजीब विरोधाभास है। आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है। क्या हम ऐसी ग्रोथ चाहते हैं जो हमारे जीवन की गुणवत्ता, अ सिटीजन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, को ही कम कर दे? यही वो सवाल है जो पॉलिसी मेकर्स को खुद से पूछना चाहिए। एक एस्पिरेंट के लिए ये इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को समझने का एक शानदार उदाहरण है। तो एक तरफ देश के अंदर गवर्नेंस और पर्यावरण की ये बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी ओर हमारे पड़ोस में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं जिनका असर सीधा हम पर पड़ सकता है। चीन की घटती आबादी इसी का एक बड़ा उदाहरण है। लगातार चौथे साल चीन की पॉपुलेशन घटी है और जन्म दर, बर्थ रेट 1949 के बाद के सबसे निचले स्तर पर है। जी, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन की कहानी भारत के लिए एक सबक भी है और एक अवसर भी। जीएस पेपर 1 में पॉपुलेशन इश्यूज और जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आंकड़ों को देखें तो चीन में 2025 में सिर्फ 7.92 मिलियन बच्चे पैदा हुए, जबकि वहां की आबादी से 3.39 मिलियन लोग कम हो गए। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 310 मिलियन पार कर गई है। इसका मतलब चीन तेजी से बूढ़ा हो रहा है और हमेशा ये कहा जाता है कि ये भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए एक सुनहरा मौका है। पर क्या ये इतना सीधा है? नहीं, ये इतना सीधा नहीं है। डेमोग्राफिक डिविडेंड एक ऑटोमेटिक फायदा नहीं है। ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर की खिड़की है जो कुछ दशकों के लिए खुलती है। इसे ऐसे समझिए कि एक परिवार में कमाने वाले युवा ज्यादा हैं और उन पर निर्भर बच्चे और बूढ़े कम। लेकिन अगर उन युवाओं के पास अच्छी नौकरी, स्किल्स और स्वास्थ्य नहीं है तो वो डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल सकता है। तो भारत के सामने क्या चुनौतियां है इस डिविडेंड को हकीकत में बदलने के लिए? 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, जॉब क्रिएशन। हमें हर साल लाखों अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करनी होंगी। दूसरी, स्किलिंग। हमारी युवा आबादी को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना होगा, जैसे एआई, ग्रीन एनर्जी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में। और तीसरी, और शायद सबसे ज़रूरी, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। हमारी आधी आबादी यानी महिलाएं अगर वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं बनती तो हम इस अवसर का पूरा लाभ कभी नहीं उठा सकते। चीन की कहानी हमें सिखाती है कि वन चाइल्ड पॉलिसी जैसी नीतियां दशकों बाद कैसे एक देश की पूरी डेमोग्राफिक डेस्टिनी को बदल सकती हैं। और इसका आर्थिक असर क्या होगा ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर? बहुत बड़ा। चीन की वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होने का मतलब है कि उसकी फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वाली छवि पर असर पड़ेगा। इससे भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का एक बहुत बड़ा अवसर पैदा होता है। लेकिन ये अवसर भी हमें प्लेट में सजाकर नहीं मिलेगा। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। बिल्कुल। तो अगर भारत को दुनिया की अगली फैक्ट्री बनना है तो इसकी रीढ़ की हड्डी तो हमारे छोटे और मझोले उद्योग यानी MSMEs ही होंगे। और उन्हें आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है पूंजी की यानी क्रेडिट की। ये हमें हमारी चौथी और आखिरी खबर पर लाता है जो एक और बड़े अवसर की कहानी है। बिल्कुल, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो भारत के फाइनेंशियल लैंडस्केप में हो रहा है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि सरकारी बैंकों ने डिजिटल क्रेडिट अंडरराइटिंग के जरिए MSMEs को रिकॉर्ड तोड़ लोन दिए हैं। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 के बीच लगभग 4 लाख MSMEs को 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन अप्रूव किए गए। और ये सब हुआ है एक नए डिजिटल मॉडल से। ये शब्द डिजिटल क्रेडिट अंडरराइटिंग सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? जरूर। अंडरराइटिंग का मतलब होता है लोन देने से पहले जोखिम का आकलन करना। मतलब ये देखना कि उधार लेने वाला लोन चुका पाएगा या नहीं। परंपरागत तरीके में इसमें बहुत सारे कागज, फिजिकल वेरिफिकेशन और समय लगता था।
डिजिटल अंडरराइटिंग में बैंक एल्गोरिदम्स और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो एप्लीकेंट के जीएसटी रिटर्न्स, बैंक के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यूपीआई पेमेंट्स और दूसरे डिजिटल फुटप्रिंट्स को एनालाइज करके मिनटों में उसकी क्रेडिट वर्दीनेस का पता लगा लेते हैं। ये प्रक्रिया तेज है, सस्ती है और ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। वाह, ये तो एमएसएमई सेक्टर के लिए वाकई गेम चेंजर हो सकता है, जिनकी सबसे बड़ी शिकायत हमेशा से एक्सेस टू क्रेडिट की रही है। निश्चित रूप से ये जीएस पेपर 3 में फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंक्लूसिव ग्रोथ का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस समस्या को हल कर रहा है जो दशकों से चली आ रही थी। इससे न सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलता है, बल्कि ये एमएसएमईज को इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल इकोनॉमी में लाने में भी मदद करता है, क्योंकि डिजिटल लोन लेने के लिए एक अच्छा डिजिटल रिकॉर्ड बनाना जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाना चाहूंगा। क्या इसमें कोई जोखिम भी है? What about those small businesses and entrepreneurs जो बहुत सक्षम हैं पर डिजिटली savvy नहीं हैं, जिनका कोई जीएसटी रिकॉर्ड नहीं है, जो आज भी कैश में ज्यादा डील करते हैं? क्या एल्गोरिदम्स पर यह निर्भरता उन्हें इस व्यवस्था से पूरी तरह बाहर कर सकती है? आपका सवाल 100% वैलिड है। ये इसका एक पोटेंशियल डाउनसाइड है, जिसे डिजिटल एक्सक्लूजन कहते हैं। अगर हम पूरी तरह से सिर्फ एल्गोरिदम्स पर निर्भर हो गए तो उन बहुत छोटे कारीगरों और उद्यमियों को लोन मिलना मुश्किल हो सकता है जिनके पास मजबूत डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए इसका समाधान एक हाइब्रिड मॉडल में है, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो लेकिन ह्यूमन टच भी बना रहे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल क्रांति समावेशी हो, इंक्लूसिव हो और किसी को पीछे न छोड़े। तो आज की चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ 7.3% की ग्रोथ रेट और एमएसएमईज के लिए डिजिटल क्रेडिट जैसे जबरदस्त अवसर हैं, तो दूसरी तरफ प्रदूषण और गवर्नेंस जैसी गहरी चुनौतियां। सही कहा। और इन दोनों के बीच में है चीन जैसे बड़े देश का बदलता हुआ समीकरण, जो हमें एक साथ चेतावनी भी दे रहा है और मौका भी। आज की हमारी चर्चा के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। As India navigates its economic ascent, the real challenge isn't just managing growth, but managing the contradictions. सवाल ये है, क्या भारत अपनी आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को बनाए रखते हुए अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है? क्या हम अपनी युवा आबादी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा कर सकते हैं इससे पहले कि हमारी डेमोग्राफिक विंडो बंद हो जाए? और क्या हमारी डिजिटल क्रांति सही मायनों में समावेशी बन सकती है? इस गहरे विश्लेषण के लिए धन्यवाद। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस चर्चा से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हमारे श्रोताओं को एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव मिला होगा। आपको ये चर्चा कैसी लगी? हमें अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी चर्चा मिस न करें। और आज के डिस्कशन के विस्तृत नोट्स, की टर्म्स की परिभाषाओं के साथ पीडीएफ फॉर्मेट में पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण विषयों के साथ, इसी तरह की गहरी पड़ताल करने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।